मैनपुरी का चुनाव मुलायम सिंह जिंदाबाद के नारे पर आके टिक गया। समाजवादी पार्टी के लोग तो लगा ही रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कमोवेश उसी धारा में अपने को रख रहे हैं, क्योंकि पूरा चुनाव भावनात्मक पिच पर आकर ठहर गया। सब कुछ नेताजी। अब तक के चुनाव प्रचार को मॉनिटर करिए मैनपुरी के, और कोई बात ही नहीं हो रही, न देश की, न प्रदेश की, न दूसरी और कोई विकास की, न गैर विकास की, और कोई झंझट नहीं। वहां किसी तरीके का कोई तनावपूर्ण विषय ही नहीं पूरे प्रचार में, न भाजपा के प्रचार में, सपा के प्रचार में। सब कुछ मुलायम सिंह यादव की स्मृतियों पर आकर टिका है। समाजवादी पार्टी इस तथ्य को जानती थी, इसलिए उसने, अखिलेश यादव ने बहुत पहले ही इस लाइन को पकड़ लिया कि ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि है। और इसी बात को उनकी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव भी कह रही हैं कि नेताजी को श्रद्धांजलि देनी है आप सबको, एक एक वोटर को। अब ये विषय ऐसा हो जाता है भावनात्मक कि जिस व्यक्ति ने एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, ये जो परिक्षेत्र है एक, इसमें 50-55 साल तक राजनीति की और इतनी बुलंदियों तक पहुंचा हो जो आदमी, उसको श्रद्धांजलि का मसला आ जाए तो ये भारत तो भावुक देश है। ये कहता हाँ भाई चलो, अब मुलायम सिंह ने इतने दिन यहाँ रहे, हमको हमारा प्रतिनिधित्व किया, इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, तो एक बार तो उनके नाम पर श्रद्धांजलि होनी ही चाहिए वोट की। ये एक स्थिति वहां दिख रही है। यादव परिवार में एका, कम से कम उस एका का सार्वजनिक मुजाहिरा तो है। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव एक हुए, शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव एक हुए, पांव छूने छुलाने का सिलसिला हुआ। शिवपाल यादव ने घोषित किया कि बहू चुनाव लड़ रही है, इज्जत का चुनाव है, प्रतिष्ठा का चुनाव है, नेताजी की स्मृतियों का चुनाव है। और मैनपुरी में जहां भी शिवपाल यादव जिन भी लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि मेरी प्रतिष्ठा का चुनाव है, मुलायम सिंह जी के नाम का चुनाव है। तो सारा कुछ आके वहीं टिक गया है। वहां न समाजवाद है, न पूंजीवाद है, न राष्ट्रवाद है, न कोई बात है मैनपुरी में। सब कुछ मुलायम सिंह यादव की नाम के इर्द गिर्द। अब माहौल तो बन गया। ये माहौल सपा को कितना फायदा देगा, एक प्रश्न। दूसरा, भाजपा के लिए कितनी चुनौती खड़ी कर रहा है, ये दूसरा प्रश्न, जिसके लिए आज बहस लेके आया। क्या ये इमोशनल पिच पर इलेक्शन के जाके ठहर जाना भाजपा के लिए चुनौती है? क्या ये भावनात्मक सैलाब के सहारे चुनाव में खड़ी समाजवादी पार्टी के लिए एक सहज चुनाव जैसी कोई स्थिति बन रही है? ये बड़ा सवाल है। हालांकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और यादव परिवार ने अपना सब कुछ और समस्त संसाधन झोंके हैं मैनपुरी में, जिस दिन से डिंपल यादव उम्मीदवार घोषित हुई उस दिन से मेरे ख्याल से शायद ही अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव कहीं और निकले हों। इटावा मैनपुरी, इटावा मैनपुरी, उसी के बीच में सब कार्यक्रम चल रहा है। 100% समय वहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब बहुत सरल चुनाव तो नहीं होता। और क्या मैनपुरी की जो जातीय समीकरण है, मैनपुरी दरअसल दो पिछड़ी जातियों के वर्चस्व का इलाका है। पहली पिछड़ी जाति जो वर्चस्वशाली है वो यादव है, और दूसरी शाक्य।
एक में बीजेपी का उम्मीदवार है, दूसरा सपा का। क्या ये जो है जातियों का अंक गणित, इसको भावनाओं का ज्वार ध्वस्त कर देगा, जातियों की गोलबंदी? और इन सब के बीच में लाख टक्के का सवाल ये भी कि मायावती का वोटर क्या किसी भावनात्मक लहर से उसका कोई लेना देना है? और अगर है तो कितना लेना देना है? और अगर लेना देना नहीं है, उस 2 लाख के करीब जो बसपा का वोटर रहा है, 2.25 लाख 2 लाख मैनपुरी में, वो किसके साथ खड़ा होगा? सारी लहर एक तरफ, वो वोटर अगर एक मन बना ले किसी के साथ एक मुश्त जाने का, तो चुनाव पलट भी सकता है। ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच में आज एक बड़ी घटना मैनपुरी में घट गई। 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिला के मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र बनता है। उसमें एक विधानसभा है किशनी, जहाँ के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के ब्रजेश कठेरिया। तो कठेरिया साहब का एक ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें उनसे कोई कार्यकर्ता कह रहा है कि एमएलए साहब क्या खबर है चुनाव की? तो वो कह रहे भाभी आई हैं चुनाव में, तुम भी अपने हथियार निकाल लो, साफ कर लो, जंग हटा लो उनकी, और तैयार हो जाओ, हम गाड़ी भेज रहे हैं, आओ यहाँ आओ, मौज मस्ती करो तुम भी। अब हथियार निकाल लो, जंग हटा लो, बैरल में ग्रीसिंग कर लो टाइप का जो मामला है, इस पर हंगामा मच गया मैनपुरी में। और ब्रजेश कठेरिया के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। समाजवादी पार्टी के एमएलए ब्रजेश कठेरिया के खिलाफ मैनपुरी पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। भावनाओं का ज्वार एक तरफ, दूसरा एसपी सिंह बघेल जो कह रहे हैं कि सियासत का मसला है, ये उड़ान से तय होगा कि आसमान किसका है। दोनों बातें अपनी जगह थोड़ी थोड़ी ठीक हैं। मैनपुरी में सियासत चलेगी या इमोशन चलेगा, 24 की 24 में देखेंगे। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। सियासत तो घंटों में बदलती हमने देखी, 24 बहुत दूर है अभी भैया, अभी कहाँ 24, पहले तो ये मामला निपटे। मैनपुरी के कई मित्रों ने मुझे बताया जो वहाँ प्रभावशाली हैं समाज में, कि भाई चाचा का फ़ोन आया। तो मैंने पूछा उत्सुकता में, क्या कहा? कह रहे चाचा, बोले चाचा कह रहे भाई निकलो, मदद करो, हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, परिवार का चुनाव है, बहू का चुनाव है। मामला बिल्कुल अब लग रहा है कि जो एक चना था वो विभक्त होकर दाल में परिवर्तित हो गया था, वो वापस यूनाइट चना हो गया। नहीं, लेकिन लोगों को कई बार भरोसा कम होता है। अतीत की घटनाएं इतनी हावी रहती हैं ज़हन में कि आशंकाएं भी साथ साथ चलती हैं, अनीता जी, नहीं? इसलिए जो एका होता है वो बहुत ज्यादा जमीन पर रिजल्ट नहीं दे पाता, मैंने ऐसा देखा जी। अनीता जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 19 का अलायंस। वो भारत का सबसे बड़ा अलायंस था, उससे बड़ा भारत में कोई अलायंस हो ही नहीं सकता, लेकिन जमीन पर ट्रांसलेट नहीं हुआ, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लगा कि भैया अब चलेगी नहीं, चुनाव में बात फिर धैतेरे की होनी है बसपा सपा। तो ये जो फैमिली का ये यूनिफिकेशन है, इसकी लॉन्जिविटी, इसकी उत्तरजीविता को लेके भरोसा कैसे दिलाएंगी? अनीता जी ने कहा कि वहाँ तो सब पहले से एक था, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं उसमें वोट में ट्रांसलेट होने में, नीचे कार्यकर्ता का। ये अर्ध सत्य है, ये अनुकूल सत्य है। राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है, बड़ी विचित्र होती है, ठीक? जो आदमी 5 साल आपके साथ इसलिए जुड़ा कि भैया आप अपनी पार्टी से विधायकी लड़ा दोगे, इटावा में नगरपाल मेयर का लड़ा दोगे चुनाव, यहां पंचायत का लड़ा दोगे, जो भी लाभ है वो 5 साल आपका झंडा ढोया, ठीक? उनसे तू में की जिनको अब टिकट देनी है, ठीक? तो वो तो चौराहे पे आके खड़ा हो गया, वो यूनिफिकेशन कहां करे? वो तो परिवार का है नहीं, वो यूनिफिकेशन कहां करेगा? उसने तो इन्वेस्ट ही 5 साल इसलिए कि 17 से 22 तक
कि चाचा कुछ आगे बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। बहुत सारे लोग तब शिवपाल यादव से अलग हो गए, बड़ी कड़वी राजनीति है, तब अलग हो गए जब विधानसभा चुनाव का मामला था। 100 की लिस्ट दी, 1 पर फाइनल हुई तो 99 तो दुखी हो नहीं थे, उनमें बहुत से लोग छोड़ गए थे। उन्होंने कहा भाई जब आपके बस का टिकट ही दिलाना नहीं तो आप साथ पर क्या रहे। ये बहुत सारी चीजें हैं। सियासत इतनी सरल कहां होती है अनीता जी, और इतनी भली कहां होती है, आप बताइए। क्या अब अच्छी बातें हैं कही जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, एक कोट चल रहा, मुहावरा चल रहा है कि खून पानी से हमेशा गाढ़ा होता है, ये सब अच्छी बातें हैं, ये सब बातें सिरमाते। लेकिन दुनिया में देखिए तो सियासत के नाम पर परिवार में महायुद्ध और गृहयुद्ध हुए नहीं क्या, और इसी परिवार में हुए, बाकी छोड़ो, तब भी रिश्ते वही थे ना। ये समस्या है, इसलिए मैंने कहा कि लोग सशंकित हैं। मैनपुरी में सियासत के समीकरण चलेंगे या भावना का ज्वार चलेगा, क्योंकि दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। भावना का ज्वार है तो विषय ही नहीं कोई, मुलायम सिंह यादव बात खत्म। अगर क्योंकि मुलायम सिंह यादव की पर्सनैलिटी इस चुनाव में कम से कम ऐसी है कि उनके विरुद्ध भी जो खड़ा है सपा के, वो भी कुछ जिंदाबाद के अलावा क्या बोले, ठीक। लेकिन अगर राजनीति है तो राजनीति तो होती है, हर परिस्थिति में होती है और जम के होती है। भैया आप प्रश्न ही की व्याख्या आपने ठीक की, लेकिन प्रश्न का वो थोड़ा सा वो है, भावनात्मक का अर्थ ही ये है कि मुलायम सिंह के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, ना अखिलेश यादव के, ना रघुराज शाक्य के, ना केशव मौर्य के, ना स्वामी प्रसाद मौर्य के, ना कोई मुद्दा, ना पानी, ना बिजली, ना सड़क, ना कचहरी, ना तहसील। मुलायम सिंह जिंदाबाद, बस इतने चुनाव हो रहा है, उसमें सबकी भूमिका गौण हो गई। ये हुआ भावनात्मक। और अगर इस पर चुनाव हो रहा है कि यादव वर्सेस शाक्य और शाक्य वर्सेस दलित और दलित वर्सेस यादव, ये भी एक पहलू है, ठीक। तो वो दूसरा पहलू है, ये एक दूसरा पहलू है। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने कहा, अशोक देव ने कहा कि 90 बनाम 10। योगी जी ने विधानसभा के चुनाव में से पहले कहा था 80 बनाम 20। अब की इन सपा ने उसमें 10% और जोड़ दिया, उन्होंने कहा 90 वर्सेस 10, 90 उनके पास, 10 आपके पास। और अनीता जी कह रही हैं कि मामला बिल्कुल एक है, परिवार एकजुट है और बिल्कुल चारों तरफ से घेराबंदी, लामबंदी। ओपी सिंह जी, तो 10% के लिए तो फिर लड़ना क्या है मसला? अंतर सिर्फ इतना है जो मैं समझ पा रहा हूं, ये सब बातें ठीक हैं टेक्निकली कि जहां जो हारा वो वही दर्ज है। सपा इस बात पर शायद भरोसा कर रही है, जो मैं समझ पा रहा हूं राजनीति के विद्यार्थी के नाते, कि अब ये मुलायम सिंह जी के न रहने के बाद का चुनाव है। बाकी हारे सो हारे, लेकिन न मुलायम सिंह जी के न रहने पर सपा ऐसा सोच रही होगी स्वाभाविक तौर पर कि एक बार तो इसलिए अखिलेश यादव ने पहले दिन से एक ही लाइन ली है, नेताजी को वोट से श्रद्धांजलि दो। कोई मुद्दा नहीं, कोई घोषणा पत्र नहीं, कुछ नहीं, नेताजी को श्रद्धांजलि दो। लाइन ही वही, इसीलिए मैं बहस लेके आया हूं। करीब 2 लाख वोट वहां मैनपुरी लोकसभा में बसपा का परंपरागत वोटर रहा है, ठीक। पुराने रिजल्ट बताते हैं, मेरी बात गंभीरता सुनिएगा। मुझे नहीं लगता वो किसी लहर में शामिल है, ना उसे कोई भावनात्मक मसला है, ठीक। मुलायम सिंह जी का जो जन भावनात्मक ज्वार है उनकी स्मृतियों का, उससे उसका कोई राय रत्ती लेना देना नहीं। और जो लोग करे लेना देना ना, वो गलत बोल रहे हैं, वो फिर लफाजी कर रहे हैं, ठीक। वो 2 लाख वोट क्या करेगा आपका हिसाब से इस चुनाव में? वो भी कुछ तो भाग लेगा, चुप तो रहेगा नहीं। इसमें 2-3 चीजें हैं जिन पर आपको आगे अपनी स्टडी में गौर करना होगा। अभी आपने जो बातें कही वो उनमें और गंभीरता चाहिए। पिछले 5 चुनाव मैनपुरी के उठा के देख लीजिए लोकसभा के, उनमें 2 चुनाव ऐसे हैं जिसमें बीजेपी में बीएसपी नंबर 2 रही है। कैसे कह देंगे बीएसपी का कोई लेना देना नहीं? मुलायम सिंह जब चुनाव खुद लड़े, शिवपाल रामगोपाल अखिलेश यादव नहीं, मुलायम सिंह खुद, अलायंस था, फिर भी मायावती की सभा वहां लगाई गई मैनपुरी। नहीं जरूरत होती तो नहीं लगती। मायावती से कहा जाता आप कहीं और जाओ, मैनपुरी तो हम खुद ही जीत लेंगे, नहीं ना।
तब 94,000 वोट से ये सीट निकली थी, पता है ना। इसलिए 2 लाख वोट को आप ऐसे कैसे कह सकते हो। दूसरी बात, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिर सुनिए, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, यही समाजवादी पार्टी का आंगन है, ठीक। यहां दलित और यादवों में कोई एका नहीं, ठीक, मान लीजिए ये बात। गेस्ट हाउस कांड के बाद से एका तो छोड़ो, बसपा की सरकार रही तो यादवों पे मुकदमे लगे थोक में, और बस सपा की आई तो दलितों पे लगे, ठीक यादव जी। इसलिए वहां 36 का आंकड़ा है भैया। ये 36 का आंकड़ा ही तो था जो 19 में अलायंस रिजल्ट नहीं दे पाया जी। इसलिए इस चीज को भी अपने को दिमाग में रखना होगा। बीजेपी कह रही है कि 14 के बाद से, 2014 के बाद से यूपी में कोई गढ़ बचा ही नहीं, कोई किला बचा ही नहीं किसी पार्टी का। इलेक्शन जब अनाउंस हुआ उसके बाद केसी त्यागी ने एक बयान दिया, ठीक, कि मुलायम सिंह जी के सम्मान में सभी दलों को चाहिए कि वहां उम्मीदवार ना खड़ा करें और डिंपल को निर्विरोध हो जाने दें, ठीक। केसी त्यागी कौन है आप जानते ही हैं हमसे अच्छी तरह, ठीक। भाजपा के भी एक शीर्ष नेता के वो बहुत करीबी हैं लंबे समय से, ठीक। अब वहां और तो कोई था ही नहीं लड़ाई, बसपा को लड़ना नहीं था, कांग्रेस लड़ती नहीं वहां मैनपुरी में, केवल बीजेपी का उम्मीदवार लड़ना था। खैर बीजेपी ने वो बात नहीं मानी और उम्मीदवार उतार दिया, और उम्मीदवार भी शाक्य उतारा। याद कीजिए, बीजेपी में इस लीडरशिप में नहीं, जब लीडरशिप दूसरी थी तो कन्नौज में पर्चा फाइल नहीं कर पाया था बीजेपी का उम्मीदवार, उसको ए फॉर्म ही तब मिला जब लखनऊ से कन्नौज पहुंचना संभव नहीं रहा। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी मुलायम सिंह जी का सम्मान तो रख रही है भाषणों में, वो जानती है कि वो विषय तो महत्वपूर्ण है, लेकिन लड़प ठीक ठाक रही है समीकरणों को बैठा के। राव साहब, दलित और शाक्य और ठाकुर और ब्राह्मण और बनिया, ये जो एक 5 समूह है जातियों का, बीजेपी इस पर फोकस कर रही है। मायावती के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ये बुद्धिमानी पूर्ण कदम होगा, और वो इस पर सोच भी चुकी होंगी, और इसका इशारा उन्होंने किया भी था जब आजमगढ़ और उसका परिणाम आया था रामपुर लोकसभा का बाय इलेक्शन का। अगर मैनपुरी, खतौली और रामपुर 3 स्थानों का परिणाम सपा के पक्ष में नहीं रहे तो 24 में मायावती अटारी पर खड़ी होकर यह क्लेम कर पाएंगी मजबूती के साथ कि माइनॉरिटी अखिलेश यादव की पार्टी बीजेपी से नहीं लड़ सकती। प्रूव हो गया, हमारे साथ आओ। अखिलेश यादव की पार्टी को वोट देने का मतलब वोट खराब करना। मायावती का जो पैटर्न है, जो मैं देख रहा हूं बसपा के लोगों से बातचीत करके जो समझ में आ रहा, वो यही है। मैनपुरी में उनके लिए सूट ये करेगा कि भाजपा जीते, रामपुर में आजम हारे और खतौली में जयंत का उम्मीदवार हारे। ये पॉलिटिकली ये बात समझ में आती है, और इमरान मसूद ने उसका संकेत भी दिया था हाल में। उन्होंने कहा था कि जो पार्टी, जो परिवार आजम खान साहब जैसे नेता की हिफाजत नहीं कर पाया, वो कह रहा है कि हम पूरे कौम की हिफाजत कर लेंगे। ये नारा दे रहे हैं इमरान, ये बड़े खतरनाक नारा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे बताओ क्या दशा बना दी आजम खान की, और उनकी सुरक्षा रक्षा क्यों नहीं हो पाई। एक बड़ा पेच है। जो लोग 5 साल शिवपाल जी के साथ संघर्ष किए, जिसमें आप लोग भी हो, सब पूरी निष्ठा से लगे रहे, तो राजनीति में कोई धर्मशाला खोलने तो आता नहीं तो फिर वहां नहीं चला जाए ऋषिकेश। जब यहां है, राजनीति कर रहा है, घर के पैसे लगा रहा है आने जाने में, तो कुछ उसकी महत्वाकांक्षा होती है? स्वाभाविक। ऐसा तो नहीं कि कोई मुमुक्ष आश्रम में है, वो सब लोग कहां जाएंगे। अच्छा, फिर जिनकी इन 2 लोगों के बीच में
संबंध ठीक हो गया, चूंकि ब्लड एक है, हम मान लेते, इस बात को मान लेते, इस थ्योरी को। अनीता जी समझिएगा, बड़ी महीन बात है। लेकिन जिन लोगों ने, इनसे नीचे वालों ने एक दूसरे को खरी खोटी सुना दी, उन्होंने तो डायरी में नाम नोट कर लिया। अब उनकी एंट्री कैसे होगी? मैं एक संकेतों में बात कह दूं, क्योंकि इस चुनाव में मेरे लिए बड़ा धर्म संकट है। मेरा बोला नाम लेके उसका बहुत अर्थ निकलते हैं, ठीक है ना? तो मैं उस मर्यादा का भी थोड़ा निर्वाह करूंगा, सभी अपने हैं, लेकिन फिर भी एक बात कह दूंगा ताकि समझ जाएं आप लोग, ठीक? अशोक देव भी समझ लें, आप भी समझ लें। मैनपुरी में एक प्रयोग है, वो प्रयोग हमेशा राजनीति में सफल होता है कि जो सबसे बड़ा स्टार हो, है, वो समाज के कुछ प्रभावशाली लोगों के घर चला जाए 10-10 मिनट के लिए, तो उसका एक मैसेज जाता है, वो लोग फोटो खिंचा के रख लेते हैं, फिर सबको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ फलाने आए थे। अनीता मिश्रा, मेरी बात समझ लीजिएगा, ठीक? एका हो गया। शिवपाल सिंह यादव के लिए जो आदमी जान लगा के खड़ा रहा और एक वर्ग विशेष का नेतृत्व उसके पास, ठीक? लेकिन जो सपा के लोग हैं, व्यवस्था उनके हाथ में है, शिवपाल यादव के हाथ में तो है नहीं, ठीक? उन्होंने अखिलेश जी को ले जाने का कार्यक्रम, अरे बात सुन लो भाई, एक मिनट भाई, उन्होंने पता लगा चिंटू के यहां बना दिया कार्यक्रम, मिंटू के यहां बना दिया, क्या? अब वो आदमी जिसको उसी शहर में रहना है और राजनीति करनी है, वो तो 12 के भाव में गया। अब प्रसपा उससे ये कहे कि नहीं तुम हमारी खातिर मान लड़ो, आओ, तो आदमी कैसे करेगा? नहीं, ये बहुत सारे पेच होते हैं राजनीति में, इतनी सरल नहीं सियासत। आदमी कहता मेरे घर आएंगे तो मैं मानूंगा। तब एक बात जान लीजिए, श्रद्धांजलि की बात हो, विरासत की बात हो, किसी की बात हो, चाचा हो, भतीजे हो, मामा हो, मौसा हो, कोई धारणा हो, राजनीति में मेरा कुछ भला नहीं हो रहा तो मेरी किसी में आस्था नहीं, ये शाश्वत नियम है, ये जान लीजिए। एक ठीक है अनीता जी, आगे बात। और दूसरी बात, अनीता जी ने कहा कि माननीय शिवपाल जी ने क्या क्या किया। शिवपाल यादव जा सकते हैं, अखिलेश यादव जा सकते हैं, रामगोपाल जी ऐसा कर सकते हैं, धर्मेंद्र कर सकते हैं, तेजू कर सकते हैं, लेकिन ननकू नहीं कर पाएगा। उसकी तो हैसियत नहीं ना इतनी बड़ी। आपका तो सब हो गया जो कुछ होना था। ननकू तो आप ही के नाम का सिंदूर लगाए घूम रहा था, वो तो गया। संघर्ष यहां पर होता। अखिलेश यादव और मायावती जी तो मिल ही गए थे, एक दूसरे के घर भी चले गए थे, शॉल भी पहना दी थी बहन जी को, और सीताफल के आइसक्रीम मैंने पहली बार सुनी, वो भी अखिलेश जी ने खिलाई थी ले जाके बहन जी को। लेकिन कार्यकर्ता तो नहीं मिल पाया ना, ये मसला होता है। इसलिए इतना सहज भी कह देना शिवपाल जी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य कार्यकर्ता जो मैनपुरी में रह रहा है, किशनी में रह रहा है, भोगांव में रह रहा है, घिरोर में रह रहा है, वो कहां जाएगा? उसको तो कोई उंगली पकड़े ना उसके ले जाने के लिए। ये एक मसला है अनीता जी। जो सपा का वोटर है, देव साहब, अशोक देव जी, जो सपा का वोटर है, राइट फ्रॉम मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह के राजनीतिक जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक, जो मान लीजिए ट्रेडिशनल वोट जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक भाषा, वो है, वो एक साइज तक ही है, अनंत तो है नहीं मैनपुरी में। और ना ऐसा कि सारा वोट सपा का है मैनपुरी में, ये भी चुनावों में साबित हो चुका। ऐसा तो संभव नहीं। ये रघुराज प्रताप वाला मामला नहीं है कि जितना वोट पोल हुआ उसमें 90% रघुराज को मिला, ऐसे भी जीते हैं वो, वैसा तो है नहीं। ठीक, लड़ाइयां हुई हैं, फाइट हुई है मैनपुरी में भी। इसका मतलब जब भाजपा नंबर 2 पर रही 3 चुनावों में और 2 चुनावों में बसपा रही, इसका मतलब उनके पास वोट है। ठीक, तो जो नॉन सपा वोट है वो भी तो एक साथ कहीं इतने बड़े चुनाव में खड़ा होगा ना देव साहब? नहीं खड़ा होगा। मैं इस बात को समझना चाह रहा था। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इमोशनल वेव इंदिरा जी के एसोसिएशन के बाद चली भारत में, अनपैरेलल है, उसका कोई दूसरा उदाहरण भारत के इतिहास में नहीं। और वहां केवल एक वाक्य पर चुनाव हो गया, मेरी खून का एक एक कतरा, जो आगे उनका भुवनेश्वर वाला भाषण था, उसकी एक पंक्ति, उस पर चुनाव हो गया। 415 सीटें जीत के राजीव गांधी आए। उसके बाद कांग्रेस का भूत भविष्य में कभी ऐसा हुआ नहीं था। वो जनज्वार इसलिए पैदा हुआ कि एक तो वो इंदिरा गांधी थी, एक, और दूसरा एसोसिएशन हुआ था।
राजनीतिक तौर पर मेरी समझ ये कहती है कि जब आप जाते हैं तो कष्ट तो होता है और आपको चाहने वालों को होता है, भावनात्मक कुछ लहर पैदा भी होती है, लेकिन अगर सामान्य स्थितियों में आपका डिपार्चर होता है तो वो लहर सुनामी नहीं बन पाती। जात, गणित, इलाका, ये सब चीजें भी चुनाव में प्रिवेल करती हैं। फिर पवार साहब के लिए सुप्रिया सुले, बाला साहब ठाकरे के लिए उद्धव, ही उनके विरासत के अधिकारी बने। दुनिया कहती रही राज ठाकरे ज्यादा बेहतर है, लटका झटका चाल ढाल सब में वो बाला साहब को रिजेंबलेंस देते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने शर्मीले उद्धव को सेना सौंप दी। बाद में सेना का क्या हुआ वो छोड़ो, लेकिन सौंप तो उन्हीं को दी। ये होता है दुनिया में, बहुत सारे, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो ये धारणा रखते हैं कि राहुल गांधी की जगह अगर कोई और कांग्रेस को लीड करता तो और बेहतर कर सकता था, लेकिन ना, गद्दी राहुल जी को ही आई। इसलिए एक तो ये चीज क्लियर हो, मुलायम सिंह यादव बड़े कद के और बड़े मन के नेता थे। कद बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत हर राज्य में बड़े कद के नेता हुए, लेकिन वो बड़े मन के भी नेता थे, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। दूसरा, उनको एक ये कला में पारंगत थे वो कि कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं। तो अक्रॉस द पार्टी लाइन, बसपा को छोड़ दीजिए जिससे उनका ऐसा था मामला, बाकी सब पार्टियों में उनका ठीक था और सब पार्टियों का उनसे ठीक था। ये मुलायम सिंह यादव ही थे, उन्हीं का वो था, संपर्कों का की तासीर का असर था कि डिंपल यादव के खिलाफ भाजपा का उम्मीदवार पर्चा नहीं भर पाया। ऐसा कभी हुआ था क्या? नहीं ना, पर्चा भरना नहीं जानते क्या लोग? लेकिन वो मुलायम सिंह जी का मैनेजमेंट था, ये जान लीजिए। वो पूरी कहानी मैं यहां सुनाना नहीं चाहता कि भाजपा के किस नेता ने क्या भूमिका अदा की, और हो गई सेटिंग। विक्रम राव साहब को याद होगा 1952, ओपी सिंह 1952 में केवल पुरुषोत्तम दास टंडन निर्विरोध चुने गए थे, ना उससे पहले को चुना गया ना उसके बाद, वो डिंपल जी चुनी गई थी। ये मैनेजमेंट मुलायम सिंह का था। अब ठीक है, अब भाजपा में उन नेता की वो स्थिति नहीं है कि वो कोई ऐसा खेल कर पाते, तो भाजपा ने ठोक बजा के यादव के बाद जो सबसे बड़ा जातीय समूह है मैनपुरी में, शाक्य, उस पर दांव लगाया। करीब लाख सवा लाख तो जाटव है दलित में वहां मैनपुरी में, वो कुछ तो करेगा। लेकिन इन सब से हटके ये बात सच है कि नेताजी की शारीरिक अनुपस्थिति में ये पहला चुनाव है जो अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं। बड़ा वृक्ष अशोक देव जी जब तक रहता है तब तक उसकी छाया रहती है। ये बाद में समझ में आता है कि धूप कितनी तेज थी जब वो पेड़ नहीं रहता, जब सारा गणित खुद को बैठालना हो, ठीक, तब एक एक घर जाना पड़ता है कि नहीं अनीता जी? दिन में 500 टेलीफोन करने पड़ रहे हैं कि नहीं? पहले तो कभी जरूरत नहीं पड़ी एटा इटाबा फरुखाबाद मैनपुरी में इतने टेलीफोन करने की, जाने की कभी नहीं पड़ी। 35 साल से तो मैं देख रहा। क्या गुड्डू को भी फोन, पप्पू को भी फोन, मुन्ना को भी फोन, रज्जाक को भी फोन। नेताजी नहीं है। वो एक बड़ा पेड़ था, बड़ा अम्ब्रेला था, और जोखिम भी बड़ा है, दांव बड़ा है। दांव पर खुद अखिलेश जी हैं। ये चुनाव बहुत कुछ तय कर देगा। आप वहां के सपा के और उस परिवार के जो परंपरागत समर्थक है उनसे बात करिए। अनिता जी मैं सच्ची बता रहा हूं, आप जानते हो मेरा तो कोई लोभ लालच है नहीं, कौन रब हो हमें कहानी। वो कहते हैं, उनसे पूछो भाई शिवपाल जी का, इनका, वो कहते भैया इस चुनाव के बाद
इस पर चिंतन करेंगे, मतलब ये चुनाव देख लें क्या रिजल्ट रहता है, उससे भी ये सब प्रभावित होगा। बोले अभी इसका कोई बहुत संज्ञान लेने की जरूरत नहीं, हम लोग महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी निकाय के चुनाव होंगे, उसी में पता लग जाएगा। समझिएगा बात को मेरी, जो हम जिस ओर मैं कह रहा था। वो लोग कह रहे निकाय के चुनाव में ही पता लग जाएगा इधर वाले कितने एडजस्ट होते हैं। इधर वाले आप समझिएगी, बोले हो गए तब तो हम मान लेंगे, एका हो गया और नहीं हुए तो इसका मतलब चाचा ने बहुत किया होगा, तो ये कहा होगा कोई अंकुर और आदित्य के लिए कुछ कर देना क्या। तो इतने में फिर कार्यकर्ता साथ नहीं रहता, वो इसलिए भी नहीं रहता जब कोई दूसरी दुकान ना हो तो आदमी बैठा भी रहे दुकान पे। आप लोगों को ये पता नहीं कि वहां बीजेपी है हर जगह, जिसका बड़ा शोरूम है वो कहेगी आओ आओ मेरे साथ आओ। और मैनपुरी में हो रहा है, ये हो रहा है अंदर खाने में, बता रहा हूं। जितने ऐसे लोग हैं जो मन से थोड़ा डगमगा रहे हैं बीजेपी, उन सबसे कहने की चिंता नहीं करो। हम हैं डीएम एसपी, तो इससे तुमको रात काम करना है, तहसील, कप्तान, कलेक्टर, यही ना राजनीति है जिले की, चाहे एटा की हो, चाहे मैनपुरी, चाहे फर्रुखाबाद की, चाहे इटावा की। वहां कोई अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर तो चर्चा होती नहीं। जिसका टेलीफोन इन 3 जगह चल रहा है वही नेता। देव साहब गलत तो नहीं कह रहा। कार्यकर्ता पकड़ गया, आपके टेलीफोन से छूट गया, आपकी जे आपके टेलीफोन के बाद 2 डंडे ज्यादा पड़ गए तो थू। ओपी सिंह जी, यही ना कसौटी है। बाइडेन के ऊपर तो कोई चर्चा करता नहीं मैनपुरी में, फर्रुखाबाद में। इधर कपूरी दवाई और उधर अपना काम शुरू। वो ताकत कहां से आएगी, वो एक बड़ा सवाल है। तो इसलिए लोग भी बड़े समझदार, जो राव साहब ने कहा कि लोग बहुत समझदार हैं, सच्ची बात है। वो ये भी कह रहे कि भैया संतुलन बना के रखना होगा, यानी जीत हार चाहे किसी की हो, वो भाजपा से बिगाड़ना भी नहीं चाहते। उनको पता है कि 8 तारीख के बाद भी इन्हीं का टेलीफोन सुनेगा तहसीलदार और इंस्पेक्टर। तब इसलिए मैनपुरी में सब कुछ अब समाजवादी पार्टी ने के पास जो सर्वोत्तम था, सर्वोच्च था, वो सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसलिए ये परिणाम बहुत वो हो गया, महत्वपूर्ण। अगर यहां से तेज प्रताप लड़ते तो मुझे लगता था उतना संघर्ष नहीं होता, या कोई सामान्य कार्यकर्ता लड़ता। और अब ये ऐसी स्थिति हो गई है कि अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, शिवपाल जी को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक मैनपुरी ही रहना होगा। अनीता जी, ये बात तो ठीक है ना। करहल में अखिलेश जी को रहने की जरूरत नहीं पड़ी जब खुद चुनाव लड़े, नहीं पड़ी ना। लेकिन यहां है मैनपुरी में, इसका कुछ तो संदेश होगा ना, इसकी कुछ तो व्याख्या होगी ना। वो व्याख्या महत्वपूर्ण है, वो संदेश महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।